नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जोगी के गढ़ में सीएम भूपेश की सभा मरवाही में जारी है। सीएम का तूफानी प्रचार, आज भी आम सभा को करेंगे संबोधित। बस्ती बगरा दानीकुंडी में सीएम की सभा, नवागांव में भी सीएम की आज सभा होगी। 3 दिन के मरवाही दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जोगी के गढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभा जारी है। आज भी सभा करेंगे, रैली भी करेंगे। 3 दिन के मरवाही प्रवास पर हैं वो मुख्यमंत्री। और आपको बता दें कि एक ही सीट पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है छत्तीसगढ़ में, और अब धुआंधार प्रचार जारी है। नवागांव में भी सीएम की सभा होगी। और आपको बता दें कि 3 दिन के लिए मरवाही में ही हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जोगी के गढ़ में आज सभा करेंगे और सीएम का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। आम सभा को भी आज संबोधित करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो जोगी के गढ़ में आज सीएम भूपेश बघेल की सभा, मरवाही में सीएम का प्रचार जारी है। वहीं 2 दिन के दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी हैं। बस्ती बगरा दानीकुंडी में सीएम की आज सभा है। नवागांव में भी आज सीएम सभा करेंगे और प्रचार धुआंधार तरीके से जारी है। देवव्रत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। देवव्रत, आज भी मरवाही में है मुख्यमंत्री और धुआंधार प्रचार जारी। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ही इस वक्त मरवाही में डटे हुए हैं और लगातार अपनी पार्टियों के पक्ष में, अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार अभियान जारी है। आज हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो पहले मध्य प्रदेश जाएंगे, जहां पर अनूपपुर और जैतहरी में उनकी सभाएं होनी है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी उनकी ड्यूटी लगी हुई है और वहां पर भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री की होगी। और उसके बाद मरवाही उपचुनाव में बस्ती बगरा जो इलाका है, यहाँ पर सीएम की सभा हाई स्कूल प्रांगण में रखी गई है, जहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए सीएम भूपेश नजर आएंगे। एक तरह से पूरी ताकत यहाँ पर झोंकती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इसके अलावा राजस्व मंत्री, तमाम जितने भी मंत्री हैं सभी की सभाएं अलग अलग जगहों पर रखी गई है। तो एक तरह से कांग्रेस की यहाँ पर पूरी रणनीति अपनी तैयार की है और उस रणनीति के आधार पर जिन जगहों पर उन्हें लग रहा है कि मुख्यमंत्री की सभा की जरूरत है, उन इलाकों में सभाएं कराई जा रही हैं। और क्योंकि बस्ती बगरा जो क्षेत्र है वो बीजेपी नेता रामदयाल उइके का गांव है और ऐसे में वहां पर सीएम की सभा कराना कई मायनों में यही बताता है कि जो कांग्रेस है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। रही बात बीजेपी की, तो आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की भी सभाएं हैं जो कि नवागांव में होगी और इसके अलावा कई जगहों पर जो है प्रचार करेंगे, रैलियां निकालेंगे और अन्य जगहों पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अब सीधे सीधे देवव्रत मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। जोगी कांग्रेस के इस रेस से बाहर होने के बाद और फिर साख का भी सवाल। एक चीज और कि अब जोगी कांग्रेस से क्या ये दोनों पार्टियां मदद लेंगी? क्या ये दोनों पार्टियां, क्योंकि जोगी परिवार का गढ़ है मरवाही और वहां पर जोगी परिवार का एक अच्छा प्रभुत्व है, ये भी देखने वाली बात होगी कि अब जोगी कांग्रेस क्योंकि जब रेस से बाहर है तो क्या इन दोनों में से किसी को भले ही इनडायरेक्टली समर्थन देगी या फिर नहीं? जी बिल्कुल, सबसे पहली बात यहाँ पर कि कांग्रेस लगातार जोगी कांग्रेस पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रही है श्रद्धा, और ऐसे में सवाल ही नहीं उठता है कि कांग्रेस जो है वो जोगी कांग्रेस से सपोर्ट मांगे। लेकिन इतना जरूर है कि नजर जरूर जोगी के वोट बैंक पर है कि किस तरह उसे कांग्रेस के पक्ष में किया जाए। रही बात बीजेपी की और जोगी कांग्रेस की, तो यहाँ पर जोगी कांग्रेस की ओर से बयान ये भी आया है कि वो इंतजार में है कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव आए और उसके बाद वे उन्हें सपोर्ट कर सकें। लेकिन जिस तरह से हमने मरवाही में अमित जोगी से बात की तो उन्होंने ये साफ कह दिया है कि अपने समर्थकों से कि अभी फिलहाल कांग्रेस के विरोध में वहाँ पर माहौल प्रचार करें और उनके विरोध में काम करें। तो यहाँ पर कांग्रेस
अभी जिस तरह से तैयारी इसलिए भी ज़्यादा कर रही है क्योंकि जो वो जोगी वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं गणित बिगाड़ सकता है जीत का, और इसलिए दोनों ही पार्टियों की यहाँ पर नजर लगी हुई है, बीजेपी और कांग्रेस की। और जिस तरह से तमाम मंत्रियों के भी बयान सामने आए हैं कि ये निर्णायक वोट हो सकते हैं, हालांकि कुछ इसे वोट बैंक मानने से ही इनकार करते हुए इसे कांग्रेस का वोट बैंक बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि 20 सालों से अजीत जोगी यहाँ पर विधायक रहे हैं और ऐसे में जोगी वोट बैंक को नहीं नकारा जा सकता और यही निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। और इन्हीं वोट बैंक से आने वाले समय में फैसला होगा कि आखिर किसके सिर मरवाही का ताज सजता है। जी बिल्कुल, और इसीलिए भले ही ये एक सीट पर उपचुनाव हो छत्तीसगढ़ में, लेकिन काफी दिलचस्प है और यही सारे समीकरण है, यही सारी वजह है जिसकी वजह से काफी दिलचस्प है ये एक सीट पर छत्तीसगढ़ में उपचुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिव्य तमाम जानकारी देने के लिए। जेसीसीजे के विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के कयास पर बीजेपी ने इसे गेम ऑफ पावर और विधायकों की राजनीतिक मजबूरी बताया है। निश्चित रूप से ये विषय एक प्रकार से मूल्यों पर आधारित राजनीति पर टिका हुआ है, और यदि मूल्यों पर आधारित राजनीति करना चाहते हैं तो उसको अपने दल में रहना चाहिए। रही बात वो तो गेम ऑफ पावर कहते हैं ना, तो आदमी जो है हमेशा जैसे गेम ऑफ पावर में हमेशा लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करता है, तोड़ने का प्रयास करता है। बलौदाबाजार के जोगी कांग्रेस के विधायक प्रमोद कुमार शर्मा का अजीत जोगी के निधन के बाद पार्टी से मोह भंग हो गया है, इसीलिए वो कांग्रेस का दामन थामने को तैयार हैं, लेकिन दल बदल कानून के तहत कांग्रेस जाने में अड़चने आ रही हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि वो कांग्रेस में प्रवेश करने के लिए खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह के साथ हैं। अगर देवव्रत सिंह कांग्रेस में शामिल होते हैं तो वो उनके साथ कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। राजनीतिक चर्चा है और माननीय देवव्रत सिंह जी कल जो अपने इंटरव्यू में बताए कि हम लोग को संवैधानिक कुछ अड़चने हैं, 2/3 बहुमत का चाहिए कांग्रेस प्रवेश के लिए। और चूंकि जहां तक मेरी जानकारी में है, देवव्रत सिंह जी कांग्रेस में प्रवेश करना चाहते हैं और मैं देवव्रत सिंह जी के साथ में हूँ। माननीय अजीत जोगी जी के जाने के बाद अगर कोई नेता, हर नेता का एक ऊपर में नेता होता है, तो मेरे नेता माननीय अजीत जोगी जी थे और उसके बाद मैं माननीय देवव्रत सिंह जी के साथ में हूँ। और मैं कल भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि देवव्रत सिंह जी का जो भी फैसला होगा मैं उनके साथ में हूँ। देवव्रत सिंह जी जहाँ जाएंगे, अगर कांग्रेस प्रवेश करेंगे तो मैं साथ में कांग्रेस प्रवेश करूँगा। बड़ी खबर कोरबा से, जहां रेत चोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक ही रात में 5 ट्रैक्टर्स को जब्त कर लिया गया है। तो कोरबा से बड़ी खबर, जहां रेत चोरों के खिलाफ कार्रवाई, एक ही रात में 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। कोरबा, जहां रेत चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ही रात में 5 ट्रैक्टर जब्त। तो कोरबा से बड़ी खबर, जहां एक ही रात में 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि रेत चोरों के खिलाफ ये कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर्स को जब्त किया गया। और खबर बेमेतरा से, जहां 2 गुटों में मारपीट, 2 अलग अलग घटनाओं में जमकर मारपीट झगड़े में 12 लोग घायल अस्पताल में भर्ती। 35 से ज्यादा के खिलाफ मामला दर्ज। मनोहरपुर में घुरवा को लेकर ये विवाद हुआ, दाड़ी में जमीन को लेकर विवाद हुआ। 2 अलग अलग मामले हुए जिसमें जमकर मारपीट हुई है। 35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, 12 लोग इसमें घायल हुए हैं। कोरोना ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अगर कोई अपना भी मौत का शिकार हो जाए तो सगे संबंधी भी उससे कन्नी काट लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे योद्धा भी हैं जो मृतकों की मुक्ति के काम में लगे हैं, और ऐसे ही एक योद्धा हैं जगदलपुर के अलेक्जेंडर चेरिया। कोई साथ नहीं देता, मांझी छोड़ जाता है, साहिल छूट जाता है,
इस नश्वर शरीर की यही अंतिम गति है, यही आखिरी सत्य है, यही है सही। लेकिन कोरोना के खौफ ने सबको मौन कर दिया। ऐसे में भला ये काम कौन करेगा? जो डर गया समझो मर गया। कुछ वही डायलॉग जो है इस परिवार की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ये अलग बात है कि कोरोना की मौत की खबर सुनकर के हर दिल सहर जाता है, जिस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं, लेकिन इस परिवार ने उसी में जीना और उसी में मरना सीख लिया। अंतिम संस्कार इस संसार की रीति है, लेकिन कोरोना संक्रमण के डर से कई बार मृतक के परिजन ने भी बेदम हुए तन का साथ छोड़ दिए। लेकिन अलेक्जेंडर ने धर्म की परवाह किए बगैर इस पुण्य कर्म को चुना। घर वाले उसको छूने में या आसपास जाने में घबरा रहे थे और हमारे टीम के सदस्य वहां पर जाकर के उसको लेकर के उन्होंने विधिवत उसको डिस्पोज किया। अलेक्जेंडर चेरियन, यही नाम है इनका, और काम इनका आपके सामने है। ये वो मसीहा हैं जो मौत के बाद के सबसे पुण्य काम को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हैं। ये भी परिवार वाले हैं। घर में बुजुर्ग पिता हैं, पत्नी है, एक छोटी सी बेटी है और एक छोटा सा बेटा है। भला जब सारी दुनिया डर रही थी इस बला से, तो क्या इनको डर नहीं लगा होगा? बच्चे और पत्नियों को ये लगा कि नहीं, अगर कोई एक भी अगर एक्सपायर होंगे तो सबका मतलब परेशानी हो जाएगा। तो अगर मरना है तो सब साथ में मरेंगे और जिएंगे तो सब साथ में जिएंगे। इस भवसागर में भावनाओं से पल्ला झाड़ना आसान नहीं होता। मौत के बाद मातम के माहौल में जब चौतरफा चीख गूंज रही हो, तो सोचिए धैर्य को बनाए रखना कितना मुश्किल होता होगा। परिवार के बच्चे जो अगर रो रहे हैं, उनकी महिलाएं रो रहे हैं, तो उसको देख कर बहुत तकलीफ होता है ना। कार्य पुण्य का तो जरूर है, लेकिन तकलीफ भी उतना ही है हम लोगों को होता है। हार और जीत तो हिम्मत से होती है। मुश्किल वक्त में भी अलेक्जेंडर चेरियन ने मन को स्थिर रखा और 10-20 नहीं 100 से भी अधिक लोगों का उनकी आस्था और धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार किया। अभी तक टोटल जो हमारे पास है 113 डेड बॉडी जो मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर डेथ हुए थे, पूरी तरह से रीति रिवाज का पालन करते हुए उनका अंतिम संस्कार हमने किया। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि कोरोना के इस खौफनाक समय में परिवार ने न सिर्फ इनका साथ दिया और हौसला अफजाई की, बल्कि इनकी सलामती के लिए रोज दुआएं भी मांगी। अलेक्जेंडर चेरियन जिस तरह का काम कर रहे हैं, वो उनके परिवार में एक जज्बे की तरह है। लोग हर दिन उनको इस आशा के साथ भेजते हैं कि वो सुरक्षित घर लौटेंगे। डर को जीत लेना, भावनाओं पर काबू पाना, लोगों के काम आना, ये आसान नहीं होता है। लेकिन अलेक्जेंडर चेरियन जैसे लोग भी तो कुछ अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। ऐसे बहुत कम मामले मिलते हैं जब मानव सेवा के इस तरह के उदाहरण जो हैं वो दुनिया में और देश में देखने को मिलते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो और लोग जीवन सामान्य जीने लग जाएं। कैमरामैन श्रीनिवास नायडू के साथ विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 जगदलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का एक जवान घायल। कच्चापाल सड़क पर यह ब्लास्ट किया है। सर्चिंग पर निकले थे जवान। एसपी ने इस पूरी घटना की पुष्टि की है। नक्सलियों ने एक बार फिर से कायराना करतूत को अंजाम दिया। आईईडी ब्लास्ट किया है, जिसकी चपेट में एक जवान आ गया। जवान घायल है। आईटीबीपी का जवान जो ब्लास्ट की चपेट में आया और घायल हो गया। कच्चापाल सड़क पर यह पूरा ब्लास्ट किया गया। सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे। एसपी ने इसकी पुष्टि की। विनोद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ हुआ, जरा बताएं। देखिए श्रद्धा, बताया जा रहा है कि चूंकि इस समय सर्चिंग पर हैं सुरक्षा पार्टियां और जहां पर ऐसा मौका लग रहा है, पता चल रहा है कि माओवादियों का जमाव रहा है, उस इलाके में सर्चिंग पार्टियां जा रही हैं। बीती रात को जो आईटीबीपी के जवान है, ये नारायणपुर के कोकामेटा थाना क्षेत्र इलाके में सर्चिंग पर थे और आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे जब ये जवान लौट रहे थे सर्चिंग करने के बाद, उसके बाद कच्चापाल और कोकामेटा थाना क्षेत्र का इलाका आता है, उसके बीच में माओवादियों ने 3 आईईडी लगा रखे थे और जैसे ही सुरक्षा बलों को इन्होंने आता देखा, उसके बाद ये माओवादी चूंकि वहां पर छिपे हुए थे, एक आईईडी में उन्होंने ब्लास्ट किया। जाहिर सी बात है 3 आईईडी वहां पर लगे हुए थे, तो कोई बहुत बड़ा नुकसान सुरक्षा बलों को पहुंचाने की नियत से ये प्लांट करके रखा हुआ था। हालांकि अच्छी बात थी कि जो जवान है उसे मामूली चोट आई है और उसके बाद सुरक्षा जो पार्टियां हैं वो नारायणपुर लेकर के आ रही हैं घायल जवान को, जहां पर उसका इलाज किया जाएगा। और जो 2 आईईडी थे मौके पर उसे डिफ्यूज भी किया है सुरक्षा बलों ने। एक बड़ी कामयाबी भी है और एक छोटा सा नुकसान भी हुआ है। जी, हालांकि जो नक्सली हैं वो हमेशा ही
जब उनके काराना करतूत अंजाम तक नहीं पहुंचते तो ये बौखलाहट उनकी समय समय पर देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम जानकारी देने के लिए। और सीधी में बेटी ने पिता की चिता को मुखाग्नि देकर एक नई इबारत लिखी है। लालता चौराहे के रहने वाले देवी दीन सोनी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इलाज के लिए वो बनारस में भर्ती थे, लेकिन कोरोना का हवाला देकर उन देवी दीन सोनी को छुट्टी दे दी गई। इसके बाद सीधी पहुंचने से पहले ही देवी दीन की रास्ते में मौत हो गई। मृतक का पार्थिव शरीर जब घर लाया गया तो देवी दीन की सोनी की छोटी बेटी चांदनी ने पिता की चिता को मुखाग्नि देकर बेटा होने का फर्ज अदा कर समाज को एक नई दिशा दी। अंतिम संस्कार के बाद भी चांदनी ने ही सारे कर्मकांडों को निभाया। बेटी की इस हिम्मत का कि हर समाज में हर तरफ तारीफ की जा रही है। चांदनी का भी मानना है बेटी और बेटे में भेद करने वाले समाज के लिए संदेश है कि आज की बेटियां किसी बेटे से कम नहीं। बस्तर के पर्यटन केंद्रों में 1 नवंबर से फिर से रौनक लौटने वाली है। मार्च महीने से बंद पड़े बस्तर के पर्यटन स्थलों को शुरू करने का फैसला जगदलपुर जिला प्रशासन ने लिया है। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कलेक्टर ने इसकी जानकारी दी। पर्यटन केंद्रों के लिए हमने सभी संबंधित सीओ जनपदों से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो पर्यटन केंद्र है वहाँ पर सरपंचों और पंचायत के माध्यम से व्यवस्था बनानी है, और कांगेर वैली नेशनल पार्क के जो डायरेक्टर हैं उनको भी ये पत्र लिखा है कि अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें। कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो पालन करना है उसको सुनिश्चित कराएं, सैनिटाइजर सुनिश्चित कराएं, और निश्चित रूप से 1 तारीख के बाद, दशहरा के बाद हम लोग सभी पर्यटन स्थल खोलने का भी निर्णय लेंगे। जबलपुर में कोरोना संकट के बीच कला प्रेमी महिलाओं ने बैंड बनाया। लोकगीत, दोहे और स्थानीय गीतों को ये लोग नया रूप दे रही हैं। श्री जानकी नाम से बने इस बैंड में नाट्य लोक संस्था के कलाकार जुड़े हैं। लोक गीतों को सुरों में पिरोती इस बैंड का नाम है श्री जानकी बैंड। खास बात यह है कि इस बैंड में सब की सब लड़कियां हैं। इनमें अंजलि सोनी भी है। 2013 में अंजलि की आंखों की रोशनी चली गई थी, डॉक्टर की लापरवाही थी, लेकिन इस बैंड के जरिए न केवल उनको नई जिंदगी मिली बल्कि कुछ कर दिखाने का जज्बा भी मिला। बैंड का हम लोग काम करते हैं और ये उनकी परिकल्पना थी, और हम लोग सबको भी बड़ा अच्छा लगा कि चलिए कुछ नया करते हैं, और बस हम लोग सब जुट गए। सभी का बहुत सहयोग इसमें मिला और हम लोग ने रोज़ रिहर्सल की, और स्पेशली इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से मौलिक रचनाओं को, पारंपरिक गीतों को, कविताओं को, कबीर की रचनाओं को इसमें शामिल किया। बैंड के गीत को सुनकर इनको अलग होने का एहसास हो जाता है। इसकी वजह भी जान लीजिए। हमने कबीर को चुना है। कबीर मानवता की बात करते हैं, और हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को चुना है। उनका जो रविंद्र संगीत है वो शांति की बात करता है। साथ ही हमने बुंदेलखंड, जो जिस जगह हम रहते हैं, इस बुंदेलखंड की संस्कृति को अपने बैंड के माध्यम से श्री जान